नमस्कार, स्वागत है आपका बजट महोत्सव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। तो आखिरकार कल विधानसभा में राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। आज डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट 2025-26 को अंतिम रूप दे दिया है। राइजिंग राजस्थान के बाद ये पहला बजट होगा और इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें राजस्थान सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अलग अलग समूह के साथ संवाद किया है, जनता से फीडबैक लिया है। उसका असर भी बजट में दिखाई देने की उम्मीद की जा रही है। उद्यमियों, टैक्स एक्सपर्ट और विशेषज्ञों की ये टीम मानती है कि बजट उम्मीदों से बेहतर होगा। सरकार कुछ बड़े मास्टर स्ट्रोक, बड़ी घोषणाएं इस बजट में कर सकती है। डबल इंजन सरकार का इफेक्ट बजट पर दिखाई देगा। किसान, मजदूर, युवा और महिला वर्ग पर फोकस के साथ इंडस्ट्री के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। तो ऐसे में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें लोगों की है, चर्चा आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए संजीव सुरोलिया जी इंडस्ट्री सेक्टर से हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर यशवर्धन सिंह जी भी अर्थशास्त्री हैं। यशवर्धन जी आपका भी बहुत स्वागत है। मिथिलेश जावड़ी जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है चर्चा में ममता शेखावत जी, गृहिणी है। ममता जी आपका भी बहुत स्वागत। क्योंकि अलग अलग सेक्टर, हर वर्ग, हर किसी की उम्मीद है कि बजट पे उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिले। अब कैसा ये बजट रहने वाला है, हम बातचीत करें, इसकी शुरुआत करें। यशवर्धन जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि किसी के भी बजट को, जब हम घर की बात करें, छोटी छोटी चीजों की बात कर ले या फिर राज्य के बजट की बात कर ले, बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास बजट है कितना और आप उससे क्या दे पाओगे। क्या नजर आता है कल के आने वाले बजट को लेकर कि सरकार का बजट क्या मजबूत है जिससे उम्मीद की जा सके कि बहुत कुछ मिल सकता है? देखिए, जैसे हमने केंद्रीय बजट देखा था, उसमें केंद्र सरकार ने इस बार काफी बैलेंस्ड बजट, जिसे हम बोलेंगे, ज्यादा लोक लुभावन बजट नहीं था। जहां पे हमने देखा कि सरकार चाहती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए और बेसिक सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर है वहां पर एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। मुझे लगता है राजस्थान में भी हम ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। राजस्थान के लिए अगर हम लास्ट 3-4 साल से देखेंगे तो सबसे बड़ा समस्या जो रही है वो है फिस्कल डेफिसिट, जो 4% से ऊपर रहा है। और अब आने वाले सालों में, अब चूंकि जैसे हमने देखा 3-4 साल से लोक लुभावन जो सब्सिडी फ्रीबीज की हम बात करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ते जा रहा है, वो मुझे लगता है इस बार उस पर कंट्रोल होगा। जिसमें कि हम सुन रहे हैं कि जो हमारा फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उसको सरकार अब बंद कर सकती है और जो पीएम सूर्य घर योजना है उसके द्वारा उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि सोलर प्लांट, सोलर पावर जनरेशन घरों में हो पाए। तो मुझे लगता है सरकार इस बार कोशिश ये करेगी कि जहां पर भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, जो कि अभी तक सिर्फ 8 से 9% है पूरे जीडीपी का, जो कि काफी कम है। और 88% खर्चा सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कर रही है, जो कि काफी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार के पास में रेवेन्यू का सोर्स भी बढ़ा है। लास्ट 3 साल में हमारा जो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन है, ओन जो सरकार का टैक्स कलेक्शन है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो केंद्रीय करों में हमारा शेयर है उसमें भी हमें शेयर बढ़ा है। तो रेवेन्यू का सोर्स 2-3 सालों में ग्रोथ हो रहा है। और साथ ही साथ सरकार अब चाहेगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि अभी राइजिंग राजस्थान समिट हुआ है, इंडस्ट्रीज से हमारे काफी MOUs हुए हैं, उसको हमें इंप्लीमेंट भी करना है, जिसके लिए इंडस्ट्री को काफी रियायतें मुझे लगता है देनी पड़ेंगी। जैसे कि बात हो रही है ऑलमोस्ट जो स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उसको सरकार कुछ रियायतें दे सकती है, टैक्स के अंदर सस्ता लोन दे सकती है। तो फोकस जो मुझे लगता है ओवरऑल बजट का वो ज्यादा लोक लुभावन ना होके इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये और दो इन पर एरिया रहेगा, यानी विजनरी रहेगा कि दूरगामी सोच के साथ, क्योंकि इसको हम ये कह दें कि 1 साल में हमें कुछ मिल गया तो ऐसा नहीं है, विजनरी सोच के साथ ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेते हुए मुझे लगता है बजट रहेगा। ठीक है संजीव जी, अब राइजिंग राजस्थान समिट हुआ, बिल्कुल बहुत 35 लाख करोड़ के यहाँ पर MOU साइन हुए और ऐसे में इंडस्ट्रीज को लेकर, उद्योगों को लेकर भी बड़े MOU साइन हुए। उसके बाद अब ये बजट आ रहा है और इसलिए भी इंडस्ट्रीज या उद्योग जगत को उम्मीद है कि हमें बजट में बहुत कुछ मिलेगा। क्या आपको लगता है कि चीजों को शामिल
शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि फीडबैक भी लिया गया, सुझाव भी लिए गए और इसलिए माना जा रहा है कि उन सबका समावेश किया जाएगा इस बजट में। निश्चित रूप से मैडम, सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान जैसा इतना बड़ा वो आयोजित किया था समारोह, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के एमओयू हुए और उसके कारण से, और मुख्यमंत्री जी उसका रेगुलर फीडबैक ले रहे हैं कि कितना % इसमें से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना काम हो पा रहा है। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर धरातल पे इन्वेस्टमेंट को कहीं न कहीं प्रमोट करेगा और काम करेगा। बजट एक ऐसी चीज है जो लोगों में उत्साह भरता है, लोगों को काम करने की प्रेरणा देता है। तो इस बजट में जब राज्य के राष्ट्रीय चुनाव हो चुके हैं, बहुत बड़ा सरकार के ऊपर इतना दबाव नहीं है, तो निश्चित रूप से खुलकर कोई न कोई प्रोग्रेसिव स्टेप लेगी। जैसा यशोवर्धन सिंह जी ने कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो राजस्थान में एक्चुअल में बहुत कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 88-89% है, तो निश्चित रूप से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत बड़ी होने की संभावनाएं है। राजस्थान राज्य वैसे भी कई मायनों में नेशनल एवरेज से पीछे रह गया था, पर अब ये नई सरकार के इस विजन के साथ में वो निश्चित रूप से काफी आगे जा सकता है। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एक रोजगार बड़ी समस्या है, युवाओं को रोजगार देने के लिए बार बार ये कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट बने, खुद के ही कुछ चीजें स्टार्ट करे, उसके लिए सरकार साथ आएगी, लेकिन कई बार दिक्कतें आती है कि जो प्रक्रिया होती है या जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आपको लगता है इनको इन तरह की चीजों को भी ध्यान में रखते हुए बजट में रूप से एमएसएमई के लिए सरकार विभिन्न वर्किंग कर रही है। केंद्रीय सरकार ने जैसे एमएसएमई सेक्टर्स को, नए स्टार्टअप्स को और इनको लोन देने की बात कही है, एग्जिस्टिंग उद्योगों को, इंडस्ट्री को देने के लिए कही है। राज्य सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है, चाहे उनको लैंड के रूप में दे या कोई भी बात दे, क्योंकि राज्य सरकार का ये स्पष्ट मानना है कि एमएसएमई सेक्टर ही रोजगार प्रदान करने में सबसे सक्षम हो पाएगा। और राजस्थान का तो वैसे भी जो स्थान है वो सर्विस सेक्टर में आज की डेट में मार्केट से थोड़ा सा पीछे हुआ है। भारत का जैसे एवरेज रेशियो 55% का है, राजस्थान 45% पे ट्रेड कर रहा है, जबकि राजस्थान में सर्विस सेक्टर की संभावनाएं कंपैरेटिवली ज्यादा अधिक है। तो निश्चित रूप से वो एमएसएमई में और नए स्टार्टअप्स में वो चीज आगे आएगी। ठीक है, संजीव जी आपने तो बात रखी, लेकिन ममता जी, अब जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिला अब घर तक तो सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी एक गृहिणी चाहती है कि उसके घर का बजट भी बैलेंस रहे और कुछ ऐसी घोषणाएं हो जाए जिससे उसको राहत मिले। वर्किंग वुमेन चाहती है उस लिहाज से बेनिफिट हो, लेकिन प्रदेश की महिलाएं जो एक चीज जो सबसे ज्यादा चाहती है कि बजट में उसको लेकर हो, वो है सुरक्षा। सुरक्षा को लेकर बात कही जाती है, मांग होती है, जिस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आप क्या उम्मीद कर रही हैं इस बजट से? देखिए, मैं महिला हूं तो मैं चाहती हूं, मेरे 4 मुख्य बिंदु है जिन पर मैं फोकस करना चाहूंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता। तो शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि महिलाएं, बच्चियों को अगर हम इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तो देखिए राजस्थान राइजिंग राजस्थान नहीं बन सकता। दूसरा आता है हमारा सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम 21st सेंचुरी या बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बच्चियों में, महिलाओं में एक डर रहता है। आज भी हम खुलकर, अगर रात का समय है या कोई ऐसा, तो बहुत ही असहज महसूस करते हैं। तो सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा मेन क्राइटेरिया, एक बहुत बड़ा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा आता है स्वास्थ्य। तो देखिए, महिला जो होती है पिलर होती है घर का, तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिनमें मेन सेंटर जो है महिला को रखा जाए, क्योंकि वो एक अन्नपूर्णा होती है, पूरे घर का वो ख्याल रखती है, बच्चों का, बुजुर्गों का और सभी का। तो अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो पूरा परिवार उससे इफेक्ट होता है। तो कुछ स्वास्थ्य को लेके जो खामियां हैं, जो मृत्यु दर है महिलाओं में बहुत अधिक है, स्पेशली विलेजेस में, तो उसमें सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी। एक बड़ा ही कॉमन सा फैक्टर है, दैट इज स्वच्छता, जो मैं बोल रही हूँ। तो इसमें सभी हम लोग शामिल हो जाते हैं, एक समाज के ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी आई वॉन्ट टू ब्रिंग देयर अटेंशन। देखिए, हम बात करते हैं पर्यटन की, खूबसूरत राजस्थान की, तो आज भी अगर आप कई जगह ऐसी जगह हैं, हेरिटेज, अगर आप पुरानी सिटी में जाते हैं तो आज भी कचरे के ढेर वहाँ दिखते हैं। तो एक बड़ी ही अनप्लेजेंट फीलिंग है। तो जो पर्यटक बाहर से आते हैं तो दे शुड मूव बैक टू देयर कंट्री विद गुड मेमोरीज। तो स्वच्छता भी एक मेन कंसर्न है। हालांकि बहुत कुछ सरकार ने किया भी है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो एज अ ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र की महिलाओं के लिए कुछ इस तरह की योजनाएं आनी चाहिए, और योजना आनी ही नहीं चाहिए बल्कि उनको अवेयर भी होना, उनको अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए, ताकि उसका लाभ जो है वो सही
लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, बिल्कुल अहम बातों का जिक्र आपने किया कि बजट पे उम्मीद इसलिए भी बहुत ज्यादा हो जाती है सब चीजों से, लेकिन क्या शामिल होता है क्या मिलता है नहीं, वो तो खैर तस्वीर कल साफ होगी। मिथिलेश जी, अब देखिए सेक्टर वाइज तो सबकी उम्मीदें हैं, लेकिन बजट का जब राज्य सरकार बजट पेश करती है तो उसके दो व्यू होते हैं। एक तो क्या प्रदेश की जनता को राहत मिल पा रही है, कैसे हम रियायत दे सके, दूसरा उसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी होता है। राजनीतिक तौर पर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव तो है नहीं कि लोक लुभावन बजट हो जाएगा, दूसरा ये बजट है लेकिन उसमें भी हम कहते हैं कि संपूर्ण बजट तो पहली बार है जब पूरी तरह से सामने बजट आएगा कि एक साल का लेखा जोखा सरकार रखेगी, क्या करना है क्या नहीं। इसका आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी रहेगा? देखिए श्वेता जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि राजस्थान का बजट दिया कुमारी शिवरात्रि से पहले ला रही है, तो भगवान शिव की तरह हलाहल पीने का मादा है या नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जो आर्थिक हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। पिछले साल जो बजट आया था उसमें जो बजट पेश किया गया था उसमें से 1.60 लाख करोड़ का तो हमने लोन चुकाने में भेज दिया, बाकी जो कुछ बचा वो हमने पेंशन तनख्वाह में बटा के बांट दिया। तो जो सबसे बड़ी बात है, जयपुर शहर के लिए 11 घोषणाएं की थी, केवल 2 का टेंडर हुआ, 160 करोड़ का, 2137 करोड़ की योजनाएं थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान होना चाहिए कि हम जो बजट में घोषणाएं कर रहे हैं, बजट घोषणा से पहले हम ये बताएं कि हमने पिछले बजट में क्या क्या दिया था और क्या क्या हमने इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़े सुधार की दरकार है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में जब जवाब दिया था अभिभाषण का राज्यपाल का, तो उन्होंने कहा था थोता चना बाजे घना। तो पिछले अगर 2022-23 की कैग की रिपोर्ट देख ले तो जो अशोक गहलोत जी ने अनाप शनाप घोषणाएं की थी उसमें 40,000 करोड़ का कैपिटल बजट सरेंडर करना पड़ा क्योंकि फंड था ही नहीं। तो ये तमाम चीजें सीखनी पड़ेगी। और चौथी इंपॉर्टेंट है कि वसुंधरा राजे जी से दिया कुमारी जी को सीखना पड़ेगा, क्योंकि 2003 में जब राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार बनी थी तब भी हालात ऐसे ही करके गए थे अशोक गहलोत जी जो आज है राजस्थान के। तब वसुंधरा राजे ने इस राजस्थान के पटरी से नीचे जा रहे बजट को ट्रैक पे लेके आई थी। तो अब दिया कुमारी जी से दरकार है कि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले और बजट को ऐसा बनाए जो लोगों को दे सके। जो मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाएंगे इस बजट में, उस पर फोकस करें। स्ट्रॉन्ग डिसीजन किस तरह से? देखिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये है कि आप जल जीवन मिशन में आप दूर से पानी ला रहे हो, तमाम चीजें, लेकिन फ्री दे रहे हो। आप थोड़े बिजली ले लीजिए, और भी राज्य कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं आपको राजस्थान की जो इंडस्ट्री है वो मेजर एग्रीकल्चर और वेटरनरी है। आज हालत यह है, दिया कुमारी जी को सोचना पड़ेगा कि राजस्थान में पशु जनगणना चल रही है, 20% पशुओं की आबादी कम होने वाली है। सब जयपुर में बैठ के जो दूध पियेंगे ना, वो दूध नहीं मिलने वाला है। उसका रीजन यह है कि आज तक राजस्थान में न तो फोडर, जो चारे का एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की कि कैसे फोडर को बढ़ाया जाए, उसको राजस्थान में 3-1.5 साल हो गए, उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट है कैटल फीड, जितनी भी इंडस्ट्री है उसके लिए आज तक कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना है। उन व्यापारियों के दबाव में राजस्थान की चाहे कितनी भी सरकारें रही हो, वो घुटने टेक देती है और वो मूंगफली का वो मिलाते हैं जिससे एल्पाइन जहर होता है और उनका अगली बार वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो उससे वो किसान है, राजस्थान में आत्महत्या किसान क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर उसकी खेती बिगड़ जाती है तो दूध से काम चलाता है। लेकिन 4 राज्यों में पहले से कैटल फीड है। अब कैटल फीड इंडस्ट्री में कौन ऐसे कोकस बैठे हुए हैं कि वो आज तक रूल रेगुलेशन नहीं बन रहे, आज तक उनको इंडस्ट्री में क्या मिला रहे हो उसका वो बेचारा किसान ले जाता है, खिलाता है, वो दूध देता है, अगली बार वो प्रेग्नेंट ही नहीं होती। तो आप लाओगे कहां से? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं अटारी के किसान का बेटा हूं, गांव में पैदा हुआ हूं, गांव की सरहद से निकला हूं। तो गांव की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि अगर जो लंपी के बाद और तमाम बाद जो राजस्थान का पशुधन तेजी से घटता जा रहा है, एक भैंस 1.5 लाख रुपए की आती है, एक बार वो 8 किलो 10 किलो दूध दे देती है, दूसरी बात वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं इस बजट में जो मुख्यमंत्री का सपना है भजन लाल का कि मैं किसान हूं, तो किसान की बहबूदी के लिए आपको किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम का जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा, और जो फोडर स्कीम है जो भारत सरकार की है उसको ढंग से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, टास्क फोर्स बना के। चारे का कोई लिमिट ही नहीं है, चारा पैदा करने का है ही नहीं। ठीक है। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि यहीं से सारी निकलेगी ग्रोथ। किसान की जेब में पैसा होगा तो उसका बच्चा खुशहाल होगा, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, वो अपने आप
सारा भविष्य तय कर देगा। ठीक है, ये वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि ये लेना होगा और इसको इम्प्लीमेंट करें बजट में गंभीरता के साथ। यशवर्धन जी, अब देखिए हम बात बजट को लेकर तो कर रहे हैं कि कितना, और कहा जा रहा है कि इस बार बजट का आकार बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अब जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है तब से राज्य सरकारों के हाथ में बहुत कुछ टैक्स को लेकर तो है नहीं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल को लेकर जो सरकार के हाथ में है, वैट को लेकर भी वो भी बातें कहीं दबी जुबान कह रही है कि शायद इसमें हो जाए, लेकिन वो संभावना कम ही लगती है। आपको क्या लगता है इसे लेकर? जैसे हम अगर स्टेट का शेयर देखते हैं, जीएसटी ऑलमोस्ट हमारा 45% के करीब कलेक्शन आता है, जो टैक्स कलेक्शन है उसमें जीएसटी का शेयर, और वो शेयर बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है जीएसटी का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि जैसे कि मिथिलेश जी ने बोला, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो अब राज्य सरकार को लेने पड़ेंगे, जिसमें कि उनको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा उनकी स्कीम्स का। जैसे जल जीवन मिशन है, उसको भी हम प्रॉपर्ली अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, पीएम सूर्य घर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ पर हमें सेंटर के साथ में कोलैबोरेट करके स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है, उनको ज़्यादा प्रैग्मेटिकली इम्प्लीमेंट करना, और साथ ही साथ जो टैक्स कलेक्शन की बात है, जैसे अगर आप पेट्रोलियम का देखेंगे, रॉयल्टी हमारा कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रहा है। अब ये जरूरी है कि रिफाइनरी जल्दी शुरू हो, बिकॉज वो गुजरात जाता है, रिफाइन वहाँ होता है, वहाँ ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। तो जो हमारे यहाँ पे टैक्स के सोर्सेज हैं उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आप हमेशा सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। और जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 8 से 9% हम देते हैं पूरा जीडीपी का, वो बढ़ते जा रहा है। तो जो लोन कैपेसिटी है आपकी, वो भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जो कोविड के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप 0.5% एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हैं, वो भी अब आगे नहीं रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रेवेन्यू का सोर्स है उस पे सरकार को बहुत ज्यादा गौर करना पड़ेगा, और रेवेन्यू सोर्सेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू लास्ट 5 साल में सिर्फ 3% के एनुअल ग्रोथ से बढ़ रहा है, जो कि बहुत कम होता है 3% का ग्रोथ। और जिसमें कि आप देखेंगे वाटर, अर्बन डेवलपमेंट, यहाँ पे तो हमारा लास्ट 5 साल से कलेक्शन ही कम होते जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जहां पर अर्बनाइजेशन जो आपका एक्सपैंड होते जाएगा, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है सरकार का फोकस अब आने वाले 2-3 सालों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जनरेशन, ये दो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस बजट रहे आने वाले 3 साल के लिए। रेवेन्यू का आपने जिक्र किया संजीव जी, अब हम जैसे उद्योगों की तो बात करते हैं, लेकिन हम बार बार ये बात करते हैं कि राजस्थान एक पर्यटन हब है, और पर्यटन या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, उसका फायदा राजस्थान को मिले, ये कोशिश भी है। और हर चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या पर्यटन की बात करें, उद्योगों की बात करें। आपको क्या लगता है कि इसमें प्रायोरिटी में सरकार को क्या लेना चाहिए? वैसे तो हर सेक्टर और सबको बराबर से तो कुछ नहीं दिया जा सकता, सब कुछ होगा कि किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, जहां जैसी जरूरत है, बट इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? मैडम, पर्यटन राजस्थान के लिए सदैव से ही सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा है। राजस्थान देश भर के आने वाले, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे क्या नाम रिलीजियस टूरिज्म हो, या क्या नाम आपका हॉस्पिटल के लिए आना हो, कोई भी काम के लिए आ रहे हो, तो राजस्थान लोगों के लिए बड़ा वो रहा है। जिस ढंग से राजस्थान में इस वर्ष 20 करोड़ पर्यटन आने की संभावनाएं जताई जा रही है कि 20 करोड़ पर्यटक आएंगे, तो ये लग रहा है मेरे को कि यदि हम इस पर्यटन क्षेत्र को यदि एरिया वाइज वो कर पाए कि कहाँ रिलीजियस टूरिज्म डेवलप हो सकता है, जैसे खाटू श्याम जी है, नाथद्वारा है, सालासर बालाजी है, ये उनको हम कितना उसके ऊपर बढ़ा सकते हैं। कहाँ पर हमारे लिए जैसे जैसलमेर है, ये है जहाँ पर लोग सेंट देखने के लिए पिछले बजट में भी घोषणा की गई थी कॉरिडोर बनाने की, धार्मिक स्थलों, धार्मिक स्थल जिस जगह का जहाँ पर हेरिटेज का महत्व, जैसे जयपुर का, जोधपुर का, इस साइड का हेरिटेज का महत्व, कहीं पर झीलों के हिसाब से उदयपुर का महत्व, तो उसकी जो यूएसपी है उसी यूएसपी को ही डेवलप किया जाए। सब जगह एक सी चीज नहीं है। जैसलमेर में भी हमने बड़ी बड़ी होटलें बना दी, तो लोग देखने तो सेंट को जा रहे हैं, तो एक बार जा सकते हैं, बाद में उसके लिए वो नहीं आएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा इसके लिए, जो हमारे लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो आने वाला पर्यटक होता है। वो पर्यटक जब जाके दूसरे जगह कहता है कि उसको जाके आनंद आ गया, क्या उसको इतना शानदार उसकी हॉस्पिटैलिटी वर्किंग रही है, वही दूसरे पर्यटक को भेजता है। यदि इसको हम कहीं ना कहीं आकर्षित कर पाए, तो पर्यटन निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बहुत बड़ा सेक्टर है, जो न सिर्फ रेवेन्यू के हिसाब से, बाकी सबसे ज्यादा रोजगार प्रदक भी है। इसमें हर आदमी, छोटे से बड़ा तक हर आदमी इससे एसोसिएट होता है और वो रोजगार पूरा मिलता है उसमें। ठीक है ममता जी, एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों सेक्टर में बेहद अहम है, और खासतौर से अगर हम कोविड के बाद बात करें तो बहुत ज्यादा फोकस भी हेल्थ को लेकर रहा है।
आपको क्या लगता है कि राजस्थान, वैसे तो आसपास के राज्यों से भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि एक भरोसा होता है कि यहाँ पर हेल्थ को लेकर फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है क्या बेहतर और किया जा सकता है, खासतौर से ग्रामीण स्तर पर बात करें तो? देखिए, अगर हम जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज भी अगर कोई इमरजेंसी केस होता है या दूर दराज में होता है, जैसे कि अभी जो भाखरोटा में कांड हुआ था, जो एक मिसहैप हुआ था, तो वहाँ जितने भी लोग थे उनको वहाँ से रेफर किया गया या उन्हें लाया गया एसएमएस। तो जो डिस्टेंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स हमें हर जगह होने चाहिए कि एक ईजी एक्सेसिबल हो और इमरजेंसी में आदमी इतना समय ना ले ले कि उसके जीवन से ही उसे हाथ धोना पड़ जाए। तो एक तो ये है, और एक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अच्छे एक क्लीनलीनेस की कमी है, और जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आज भी तकनीकी जो भी यंत्र हैं या जो भी मशीन्स यूज़ की जाती हैं वो आज भी नहीं है। तो जो ग्रामीण लोग हैं वो बड़े परेशान होते हैं, छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें शहर आना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लिमिटेड किलोमीटर्स पर एक इस तरह का अस्पताल होना चाहिए जो कि सारी सुविधाओं से पूर्ण हो, ताकि वो इंसान दूर ना जाने के बजाय अपनी जो भी एक्सेसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपना इलाज वहीं करवा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सेसिबल होना चाहिए। आप देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकारी हॉस्पिटल एक या दो जो कि बड़े हैं और जो बहुत ही इमरजेंसी केसेस को हैंडल करने के लिए प्रूफ सही है, तो वो हर जगह होने चाहिए। दूर से लोग एसएमएस ही क्यों आते हैं? इस तरह के हॉस्पिटल हर जगह होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इनकी संख्या बढ़ाने जाने की आप उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में ऐसा होना चाहिए। मिथिलेश जी, अब बजट तो कल आ ही रहा है, लेकिन एक अहम ये भी हो जाता है कि सरकार पिछला बजट भी लेकर आई थी, तब कहा जाता है कि 7 महीने का ही वक्त था, लेकिन एक दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं, जमीन पर वो नजर आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि पिछली बार भी जो बड़ी घोषणाएं थी वो भी विजनरी था, बहुत कुछ है जो तय समय नहीं, उसमें वक्त ज्यादा लगता, उस लिहाज से इस बार के बजट से क्या उम्मीद की जाए? क्या कोई कंपैरिजन है? और पिछले बजट में रियलिटी क्या नजर आती है जमीन पर, अगर काम होने को लेकर बात करें या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात करें, एग्जीक्यूशन को लेकर बात? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। इंग्लैंड में जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो उन्होंने कहा कि हम सब बजटों में कटौती कर सकते हैं, लेकिन हम एजुकेशन में कटौती नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाली नस्लें हमारी कमजोर हो जाएगी। और आज ही हमने देखा कि राजस्थान में एक सरकारी स्कूल में 3 बच्चियां कुएं में गिरकर मर गई। तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या होगा। दूसरी, हम बात करते हैं कि सड़कें हमारी बहुत अच्छी है। आज ही पीडब्ल्यूडी का एक एक्शन के घर लोकर से सोने उगल रहे हैं, प्लॉट मिल रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए बजट में हम जो जनता की गाड़ी कमाई दे रहे हैं वो लग रही है या नहीं लग रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बजट कर लो, प्लानिंग कर लो, मॉनिटरिंग नहीं रखोगे, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो उसका आउटपुट आएगा वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। यही कारण है कि राजस्थान में 25 साल में हर बार सरकार बदल जाती है, क्योंकि जनता बड़ी पारखी होती है, जनता जनार्दन होती है, उसके पास 10 नजरें होती है। आपके मेरे किसी के कहने से जनता का जो मानसिकता वो बदलती नहीं है, वो बहुत शार्प नजरें रखती है। ठीक है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से जो डबल इंजन की सरकार और उसका इंपैक्ट की बात की जाती है, आपको लगता है ये बजट में ऐसा कुछ नजर आए? क्योंकि आज भी जब भाजपा विधायक दल की बैठक है तो कहा जा रहा था कि चर्चा होगी और खासतौर से फोकस इस बात पर रहेगा कि कल जब बजट आएगा तो उसे प्रचार प्रसार जन जन तक करना है, वहां तक बात पहुंचाने के हमने क्या दिया क्या किया। देखिए, क्या दिया ये तो एक हर सरकार यही करती है। अशोक गहलोत जी के टाइम भी आपको पता, राजीव गांधी युवा प्रेरक लगाए गए थे, वो यही काम करते थे कि हमने बजट में ये दिया। नहीं, तो रियलिटी क्या यही कि फोकस इस बात पर कि हम क्या दे रहे हैं, या वाकई में रियलिटी है कि हमने जो कहा जो दिया उसका फायदा मिल रहा है? क्या ये कोई मॉनिटरिंग होती है, कोई देखता है? ये गांव में कहावत है कि अगर पैसा नीचे गिरता है तो अपने आप टन की आवाज आती है। अगर आप काम करोगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी विधायक के बताने की। ये जनता में 10 आंखें होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हरियाणा में 229 असिस्टेंट लेक्चरर पकड़े गए हैं सरकारी नौकरी में, वो राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटियों से फर्जी डिग्रियां लेके पीएचडी लग गए। अभी 144 आपके निकले गए हैं जो पीटीआई भर्ती। तो आपका एजुकेशन सिस्टम ये है, आपके कुलपति को सस्पेंड करना पड़ रहा है। हालात यह है सरकारी विश्वविद्यालयों में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। तो आपने अशोक गहलोत खत्म हो रहा है, एक लाइन में एक सवाल का और जवाब मैं चाहूंगी मिथिलेश जी। राजस्थान में वो युवा जो परीक्षा देते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, परिणाम आते नहीं है, पेपर लीक होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें, क्या वो उम्मीद करें कि सरकारी नौकरियों में पद और निकलेंगे, उन्हें और मौके मिल सकते हैं, उनके लिए ये साल रहेगा? देखिए, इस मामले में भजनलाल सरकार निश्चित रूप से बेहतर काम कर रही है, क्योंकि अभी भी
एक दिन में आरएएस की जारी कर दी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैलेंडर जारी कर दिया, तो 52,000 भर्तियों का इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया और भी डिपार्टमेंटों में भर्ती हो रही। तो ये तो कहने की तारीफ की काबिल है। लेकिन कोचिंग सेंटरों पर कंट्रोल करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाना, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को कंट्रोल करने के लिए निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग बनाना, ये प्राथमिकता रखनी चाहिए। तब एजुकेशन में जो आप बजट खर्च कर रहे हो उसका मजा आएगा। आदमी को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो करियर में स्किल नहीं होगा तो फेल हो जाएगा, वो डिग्री को लेकर घूमेगा। एटलीस्ट जो दे रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। आप सिर्फ बजट दे रहे हो तो वो कितना सही दिशा में जा रहा है ये भी काम करना होगा। गांव के नौजवान को अगर स्किल वाला नहीं बनाएंगे तो फेल हो जाएगा। और जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा कोई आपका विकास मायने नहीं रखता, कोई कुछ नहीं रखता। चलिए वो गांव के तस्वीर चेहरे पे मुस्कान जाएगी। नहीं लाओगे आप। ठीक है, क्योंकि ये तस्वीर भी कल साफ हो जाएगी बजट आने के बाद। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बजट महोत्सव लगातार हर एक दिन हम हर एक सेक्टर पर बात कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए कि बारीकी से समझा जा सके कि क्या उम्मीदें हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है, कहाँ कमी है, किस तरह के बेहतर सुझाव सरकार को मिल रहे हैं और क्या वाकई में जिस तरह से मंथन और बैठकों का दौर चला बजट के पहले, वो परिणाम जो है वो कल नजर आएगा जब बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। लेकिन सबसे अहम यहां पर यह हो जाता है कि उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरता है या नहीं, या फिर लोगों को भी थोड़ा सा अपना माइंड सेट करना होगा कि हमें सब कुछ नहीं मिल सकता। ये लोक लुभावन बजट नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। विजनरी बजट आता है, दूरगामी सोच के साथ आता है, तो उसके लिए इंतजार करना होगा, साथ देना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्राथमिकता में सेक्टर होने चाहिए, जो फैसले होने चाहिए, क्या वो बजट में शामिल होते हैं या नहीं, कल सुबह 11 बजे पेश करेंगी बजट दिया कुमारी। चलिए इसके साथ फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।